चलो बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सीए फाउंडेशन में चैप्टर 1 में यूनिट नंबर 4 है। इस चैप्टर में जहां पर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स दोनों की बात की हुई है, लेकिन हम जो समझेंगे वो हम समझेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले मुझे दो चीजों को समझना जरूरी है। पहली चीज, एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग। दूसरी चीज, एक अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है, उसको मुझे समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर्स की कि एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर्स की, तो एक जनरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग की बात की जाए तो डिक्शनरी मीनिंग में आपको एक्सपेंडिचर का मतलब मिलेगा पेमेंट फॉर एनी थिंग्स और एनी सर्विसेज। मीन्स अगर आपने कोई भी थिंग्स परचेज की हैं, गुड्स परचेज की हैं, कुछ भी कह सकते हो अभी के लिए, या फिर आपने सर्विसेज ली हैं और बदले में आपने पैसे दिए हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो ये आपके एक्सपेंडिचर्स काउंट होते हैं जनरल मीनिंग में। डिक्शनरी मीनिंग की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग की बात की जाए तो पेमेंट चाहे आप अभी करो, चाहे आपने एडवांस पेमेंट की हो, चाहे पेमेंट आप फ्यूचर में करो, कभी भी करो, अगर आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए हैं, आपने कुछ गुड्स या कुछ थिंग्स ले लिए हैं, चाहे उधार पे लिए, या कुछ सर्विसेज अवेल कर ली हैं, चाहे उधार है बाद में पैसे दोगे, स्टिल वो आपके एक्सपेंडिचर्स में काउंट होते हैं, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पर होती है। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एक बिजनेस के जनरल कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। इसमें कुछ गुड्स यानी कि थिंग्स भी आएंगी और इसमें कुछ सर्विसेज की बात भी होगी। तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक्सपेंडिचर सिर्फ थिंग्स को लेकर नहीं है, वो एक्सपेंडिचर सर्विसेज को लेकर भी हैं। इवन आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हो तो वो भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर्स हैं। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहां पे जल्दी से। हमने कोई भी असेट्स परचेज की, असेट्स टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में, नहीं पढ़ा तो इसको आप असेट्स को पहले एक बार पढ़ लोगे कि असेट्स क्या होती हैं। नहीं तो हम जो ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में भी आपको असेट्स का पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जो भी आपका बिजनेस है जिसमें आप डील करते हो, अगर आप एक ट्रेडर हो तो कुछ सामान परचेज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो वो आपके गुड्स माने जाते हैं। आपने गुड्स परचेज किए, उसके लिए पेमेंट करोगे, रेंट के लिए पेमेंट करोगे, सैलरी के लिए पेमेंट करोगे, उधार में कुछ सामान खरीदा सप्लायर से, उसको पे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, कंस्ट्रक्शन करवाई बिल्डिंग की, उसके लिए एडवर्टीजमेंट की, उसके लिए रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस लिया, चाहे वो स्टॉक का इंश्योरेंस लिया, चाहे वो अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस लिया, ये सारे आपके बिजनेस के खर्चे हैं। बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ था, उसको डिसबर्स किया, इंटरेस्ट की भी पेमेंट की, प्रिंसिपल की भी पेमेंट की। आपने लाइसेंस ऑब्टेन किया, आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा और कुछ लाइसेंस की फीस पे करनी पड़ेगी, तो ये भी आपका एक्सपेंडिचर है। ट्रैवलिंग के एक्सपेंडिचर हैं, कन्वेंस के एक्सपेंडिचर हैं, अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज ली, लीगल सर्विसेज ली। तो गुड्स या सर्विसेज आप कुछ भी अपने बिजनेस के लिए ले रहे हो, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। अब बात आती है कि अकाउंटिंग पर्पस से एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरी में डिवाइड क्यों करते हैं।
तो इसको समझते हैं कि हमें दो कैटेगरी में एक्सपेंडिचर को डिवाइड क्यों करना होता है। इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसको समझना होगा। अकाउंट्स के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। अभी हम यही चल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर्स को दो पार्ट में डिवाइड क्यों करते हैं, व्हाई। तो जो हमारा मेन एम है अकाउंटिंग का, वो एम ये होता है कि हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करें और टाइमली फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताएं। टाइमली मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, और फाइनेंशियल रिजल्ट्स का मतलब हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को आप कह सकते हो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, उसी को कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड। अगर हम अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो अकाउंटिंग पीरियड वो होता है जिस टाइम पीरियड के हम रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। जिस टाइम पीरियड, इट कैन बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितने भी टाइम पीरियड के आपको रिजल्ट्स देखने हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया। जनरली बात की जाए तो अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का होता है, मतलब कि एक पूरे साल का, एक पूरा फाइनेंशियल ईयर जो कि हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च का होता है। बट इट कैन बी लेसर देन 12 मंथ्स ऑल्सो। अगर कोई बिजनेस ही लेट स्टार्ट किया, लाइक कि मैंने अपना बिजनेस 1 जनवरी को स्टार्ट किया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मुझे 31 मार्च को अपनी बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा, तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पर 3 मंथ्स का हो गया। जिस ईयर में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को नहीं किया, तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड कम टाइम का भी हो सकता है, बट जनरली ये 12 मंथ्स का होता है। तो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि जो हमारा 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है, इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमें चाहिए होते हैं, प्रॉफिट या लॉस चाहिए होते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। सपोज मेरे पास यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर आपको 4 फाइनेंशियल ईयर्स दिख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। 1 अप्रैल 17 से ये स्टार्ट हुआ, पहला फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 18 को, और 1 अप्रैल 18 को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। इनमें से मैं कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर को पकड़ लेता हूं। मान लो मैंने कहा फाइनेंशियल ईयर 18-19। ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 का मतलब हो गया, ये मेरा 1/4/2018 से शुरू होकर 31 मार्च 2019 का टाइम पीरियड है। ये एक अकाउंटिंग पीरियड है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो तो सालों साल चलेगा, लेकिन हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स एक रीजनेबल टाइम पीरियड के चाहिए होते हैं। मतलब कि प्रॉफिट और लॉस एक रीजनेबल टाइम पीरियड का चाहिए होता है। वहीं से ही कॉन्सेप्ट निकला है अकाउंटिंग पीरियड, जो कि 12 मंथ्स का होता है। अब मान लो इस एग्जाम्पल में मुझे 1/4/18 से लेकर 31/3/19 तक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स चाहिए। फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट या लॉस चाहिए। अब ये प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, क्योंकि जब मैं बात करता हूं प्रॉफिट या लॉस की, तो प्रॉफिट या लॉस कहीं ना कहीं किसी टाइम पीरियड को रिलेट करता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला मुझे 2 लाख के प्रॉफिट हुए। अब ये अपने आप में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। 2 लाख के प्रॉफिट हुए, एक ही दिन में 2 लाख के प्रॉफिट हुए, या एक महीने में 2 लाख के प्रॉफिट हुए, या एक साल में 2 लाख के प्रॉफिट हुए, आप क्या कहना चाहते हो? तो आपको जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात की जाएगी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात की जाएगी, तो उसको एक टाइम पीरियड से रिलेट करना होगा जो जनरली 12 मंथ्स का होता है।
क्योंकि 12 मंथ्स जो अकाउंटिंग पीरियड है, इसके फाइनेंशियल्स की नीड हमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के लिए भी चाहिए होती है, गवर्नमेंट के लिए, बैंक्स के लिए भी चाहिए होती है, हमारे जो प्रपोज इन्वेस्टर्स हैं उनको भी चाहिए होती है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको भी चाहिए होती है, एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए होती है। तो बहुत सारे लोगों को हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। तो हमें ईच एंड एवरी बिजनेसेस को एक साल के, एक फाइनेंशियल ईयर के अपने रिजल्ट्स बनाने होते हैं और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी कि लास्ट डेट को 31/3/19 को अपनी बुक्स को क्लोज करना होता है। यहां पर बुक्स क्लोज हो जाती हैं, बिजनेस क्लोज नहीं होता, बुक्स क्लोज हो जाती हैं। तो अगर यहां पे हमारी बुक्स क्लोज हो जाती हैं और ये बुक्स स्टार्ट होती हैं 1/4/18 से, तो बच्चे ये जो टाइम पीरियड है ये इसी को कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का। अब अगर मुझे इस टाइम पीरियड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स चाहिए तो मुझे कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चाहिए इसी टाइम पीरियड की। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक ट्रेडर हूं जो कि कुछ भी सामान की सेल परचेज करता हूं। मान लो कि ये कैलकुलेटर है तो मैं कैलकुलेटर की सेल परचेज करता हूं, राइट। तो मुझे फाइनेंशियल रिजल्ट्स चाहिए अगर 1/4/18 से 31/3/19 के, तो मुझे सेल्स चाहिए होगी इसी टाइम पीरियड की, 1/4/18 से 31/3/19। फिर मुझे परचेज चाहिए होगी इसी टाइम पीरियड की। क्लियर। और यहां पर क्योंकि हमारी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पर होती है तो वो सेल नहीं चाहिए जिस सेल के बदले हमें कैश या पेमेंट रिसीव्ड हो गई है। यहां पर वो सेल भी काउंट होगी अगर हमने सेल कर दी है बट हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग पर हम चलेंगे तो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में हमें पेमेंट हो या ना हो, अगर सेल्स हो गई है तो हमें उसको कंसीडर करना होता है। तो बच्चे सेल ले ली, परचेज ले ली। अगर मैं एक मोटी मोटी बात करूं तो सेल्स माइनस परचेज, यहां पर हमें एक प्रॉफिट मिल जाएंगे, लेकिन इन प्रॉफिट को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर सिर्फ अभी तक हमने कैलकुलेटर की जो कॉस्ट थी, परचेज प्राइस था, सिर्फ वो माइनस किया है। हो सकता है इस कैलकुलेटर को सेल करने में मेरे कुछ और खर्चे भी हों, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन लगा हो, मैंने एक पर्सन रखा हुआ है, हायर किया हुआ, उसकी सैलरी पे करनी पड़ती है, रेंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, बहुत सारे खर्चे। तो जब मैं अपने पास इन खर्चों को भी माइनस कर दूंगा, लेस कर दूंगा, उसके बाद जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को मैं बोल दूंगा नेट प्रॉफिट। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही देख रहे हैं, डिटेल्ड में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बट अभी हमारा यहाँ पर पर्पस है थोड़ा सा अकाउंटिंग पीरियड को समझ लेना और अकाउंटिंग पीरियड के साथ साथ जो मैं एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, दो कैटेगरी की बात कर रहा हूं, कैपिटल और रेवेन्यू, उसके बारे में समझना। तो अगर मैं बात करूं बच्चे सेल्स की, तो सेल्स मैंने ली है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो भी सेल हुई मैंने वो ली है, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रॉफिट या लॉस इसी टाइम का चाहिए। तो 17-18 में कुछ सेल्स है उसको मैं नहीं ले रहा, 19-20 में कुछ सेल्स है, 20-21 में कुछ सेल्स है, मैं उसको नहीं ले रहा। अगर मुझे अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स 18-19 के चाहिए तो 18-19 की ही सेल लेनी होगी। सेम ऐसे ही परचेज भी मुझे इसी टाइम पीरियड की लेनी होगी, राइट। और उसके बाद बात आती है एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस भी मेरे को इसी टाइम पीरियड के ही लेने होंगे। अब मेन कॉन्सेप्ट यहां पर है सीखने का, जो एक्सपेंसेस हैं वो मुझे इसी टाइम पीरियड के ही लेने हैं, यानी कि
फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लेने हैं। बट होता क्या है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में मेरे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 18-19 से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे कि मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पुट अप करता हूं जो हमें ये बताएंगे कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो कई रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। मतलब यहां पर अगर मैंने एक्सपेंसेस को हाईलाइट किया, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर सपोज यहां पर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि मैं ले ही लेता हूं एग्जांपल, मान लो मैंने कहा मैंने एक मोबाइल या फिर मैंने एक कंप्यूटर परचेज किया, कुछ भी ले लो बिजनेस पर्पज से, इसकी कॉस्ट मुझे आई 50,000 रुपीज। क्लियर? अब जब मैं नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूं तो मैंने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की सेल ली, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की परचेजेस ली, और फाइनेंशियल ईयर 18-19 के जो भी एक्सपेंस थी वो सारे ले लिए, जिसमें मैंने एक कंप्यूटर परचेज किया था या मोबाइल परचेज किया था 50,000 का, वो भी मैंने यहां पर ले लिया। अब जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझने की आती है वो ये आती है कि ये जो मोबाइल या कंप्यूटर लिया, क्या ये सचमुच में फाइनेंशियल ईयर 18-19 का ही है? ये जो खर्चा हुआ, क्या ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए ही हुआ, या फिर मुझे इस मोबाइल या कंप्यूटर का बेनिफिट हो सकता है फ्यूचर में 1, 2, 3, 4 सालों के लिए आगे भी मिल जाएगा? यस, कंप्यूटर या मोबाइल, इसकी लाइफ जो है वो 1 साल से ज़्यादा है। कंप्यूटर है, मान लो मैं रफली यहाँ पर 5 इयर्स की लाइफ लेके चल लेता हूँ। मोबाइल की हो सकता है थोड़ी कम हो, कंप्यूटर की मैं 5 इयर्स की लाइफ लेके चल लेता हूँ। अब अगर बात की जाए, मैंने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में एक कंप्यूटर परचेज किया था 50,000 रुपये का, और मैंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालने के लिए, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए फाइनेंशियल ईयर 18-19 में सेल, परचेज और एक्सपेंसेस सारे के सारे ले लिए, जिसमें ये कंप्यूटर भी ले लिया, और नेट प्रॉफिट मैंने निकाल दी। तो बात आती है, क्या ये नेट प्रॉफिट जो निकल के आए हैं, क्या ये एक्यूरेट नेट प्रॉफिट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, 1 साल की? क्या ये सही प्रॉफिट्स हैं? सेल 1 साल की है, ठीक है, परचेजेस 1 ही साल की ली हमने, ठीक है, बट एक्सपेंसेस हमें ऐसा लग रहा है कि ये कंप्यूटर हमने जो ले लिया 50,000 रुपये यहाँ पे रिकवर कर लिया, इस साल के अंदर खर्चा दिखा दिया, इसकी लाइफ तो 5 साल की थी, इसका बेनिफिट तो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर है, लेकिन हमने इसी साल में दिखा दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमारे आए हैं, जो ये नेट प्रॉफिट आया, ये सही नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों एक्यूरेट नहीं होगा? सेल मेरी 1 साल की, परचेज मेरी 1 साल की, बट एक्सपेंसेस मेरे 5 साल की। एक एक्सपेंस भी चाहे, कंप्यूटर भी चाहे, 5 साल का एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो कैसे मेरे रिजल्ट सही आ सकते हैं? तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, मुझे कुछ ठीक करना होगा। अब यहां क्वेश्चन आता है, क्या मैं कंप्यूटर का एक्सपेंस यहां पर नहीं दिखाऊं या मैं कंप्यूटर का एक्सपेंस दिखाऊं? अगर मैं कहता हूं कंप्यूटर का एक्सपेंस नहीं दिखाऊं, अगर मैं इसको फॉलो करता हूं नहीं दिखाऊं, तो भी गड़बड़ है, क्योंकि कंप्यूटर तो इस साल भी यूज हुआ, और अगर मैं कंप्यूटर का एक्सपेंस दिखाऊंगा ही नहीं, कभी भी नहीं दिखाऊंगा, तो वो मेरी सेल्स के अगेंस्ट में कभी रिकवर होगा ही नहीं। बिजनेस के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर्स करते हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स, कोई भी एक्सपेंडिचर्स, सारे के सारे एक्सपेंसेस को हमें अपनी सेल से रिकवर करना ही होता है। तो अगर मैं इसको नहीं दिखाऊंगा
तो कभी ये सेल से रिकवर होगा ही नहीं। तो इसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? क्या उस बिजनेस का ओनर बियर करेगा? ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये जो आइटम है, कंप्यूटर इक्विपमेंट जो है, वो यूज हुआ बिजनेस के लिए, बट बिजनेस में खर्चा दिखाएंगे नहीं, तो ये तो गड़बड़ होगी। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी कि बिजनेस में खर्चा नहीं दिखाएंगी। बात आती है दूसरी स्टेटमेंट की, क्या हमें अपने बिजनेस में इसको एज एन एक्सपेंस दिखा देना चाहिए? अगर हम कहते हैं पूरे 50,000 रुपये दिखा देने चाहिए, तब भी गलत हो गया कि हमारा ये एक्सपेंस तो 5 सालों का है और हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकाल रहे हैं 1 ईयर के, तो गड़बड़ है। तो हमें क्या करना होगा? हमें दिखाना तो है, लेकिन ये पूरा नहीं दिखाना, इसका कुछ पार्ट दिखाना होगा। अभी मैं एक सिंपल कैलकुलेशन कर लेता हूं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, कि अगर इसकी 5 साल लाइफ है और मैं ये कह दूं कि इसको मैं 5 सालों तक 10,000 ईच ईयर अगर मैं इसको एज एन एक्सपेंस दिखा दूं, तो क्या ये बात सही होगी? अगर मैं यहां पर एक्सपेंस 50,000 की जगह 10,000 शो कर दूं, तो क्या ये सही होगा? यहां पर मैंने ये 10,000 रुपीज एक्सपेंस दिखा दिया। एक्चुअली में मैंने कंप्यूटर परचेज किया 50,000 का, 50,000 रुपये का, लेकिन क्योंकि इस कंप्यूटर की लाइफ 5 साल है, ये जो 50,000 का खर्चा है, ये एक्चुअली में मुझे 5 साल तक बेनिफिट देगा। अगले साल भी तो मैं कंप्यूटर यूज करूंगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी यूज करूंगा। तो ये अन्याय हो जाएगा कि एक्चुअली में आप किसी असेट्स या किसी भी आइटम समझ लो अभी के लिए, उसका यूज या उसका बेनिफिट तो लो 5 साल के लिए, लेकिन सारा एक्सपेंस दिखा दो एक ही साल में, बर्डन पूरा का पूरा एक ही साल में डाल दो। बेचारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 विजुअलाइज करो, फाइनेंशियल ईयर 18-19 बेचारा रो रहा है। वो कह रहा है यार मैंने क्या गलती कर दी कि ये 50,000 खर्चा पूरा मुझ में दिखा दिया और उस साल के प्रॉफिट्स कम हो गए और मेरे पे एक दाग लग गया कि प्रॉफिट कम हुए, जबकि ये कंप्यूटर तो 19-20 में भी यूज कर रहे हो, 20-21 में भी यूज कर रहे हो, 21-22 में भी यूज कर रहे हो, और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वाले हैं वो खुश हो रहे हैं कि एक्चुअली में तो कोई खर्चा हुआ भी नहीं है, फिर भी हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो अन्याय हो जाएगा। तो इसी अन्याय को रोकने के लिए हमें एक्सपेंडिचर्स को डिवाइड करना पड़ता है, हमें पहले समझना पड़ता है। तो यहां पर आप ये चीज समझ रहे हैं कि किसी भी एक अकाउंटिंग पीरियड में, किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में जो खर्चे होते हैं, वो खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हो। उन खर्चों का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंटिंग पीरियड में हमें मिल जाए, तो वो सारा खर्चा हमें अपने प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए रिकवर कर लेना सही है। लेकिन ऐसे भी खर्चे हो सकते हैं जो सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट नहीं करते, वो कुछ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए उनसे हमें बेनिफिट मिलता है। तो उस खर्चों को सारा एक ही साल में दिखा देना गलत है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये दिखा दिया, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के साथ मैंने न्याय कर दिया, वो खुश हो गया कि ठीक है अब सही है। 19-20 में आप इसको यूज कर रहे हो तो वहां भी 10,000 रुपये दिखा देना, उससे अगले साल भी, उससे अगले साल भी। इसी को हम कहते हैं बच्चे डेप्रीसिएशन, इसी को डेप्रीसिएशन बोला जाता है। इस पर एक पूरा सेपरेट चैप्टर है। जब हम बात करते हैं तो इसके मेथड समझते हैं, डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, अलग अलग असेट्स होती है जिसपे अलग अलग मेथड्स, अलग अलग रेट्स लगते हैं, वो वहां पर समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझ गए हो कि जो एक्सपेंसेस हैं उनको हमें 2 कैटेगरी में डिवाइड करना जरूरी है। अब छोटा सा ना हम एक काम करते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो मेन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अभी मैं कोई भी एग्जांपल के लिए 1-2 एक्सपेंस ले लेता हूं, राइट। मान लो मैंने कहा मेरी सेल हुई है
10 लाख रुपए की मैं अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकाल रहा हूँ, मुझे अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालने हैं, तो ये सारी की सारी सेल, परचेज और एक्सपेंसेस मुझे चाहिए। ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स कहाँ से निकलते हैं? फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालने के लिए ही तो हमारा ये स्टेटमेंट बनती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताते हैं, यानी कि प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चाहिए वो सारी की सारी स्टेटमेंट में आएंगी, तभी हमारे सही प्रॉफिट या लॉस निकलेंगे। तो बैलेंस शीट किस लिए बनती है, बात करेंगे अभी। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालने के लिए मुझे इसी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साइड पे सेल्स दिखानी होगी, एक साइड पे परचेजेस दिखानी होगी, आपस में सेट ऑफ होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, और उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे मुझे इसी स्टेटमेंट में दिखाने होंगे। कहाँ दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, इस पर भी सेपरेट चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स का, वहाँ पर समझेंगे। बट अभी के लिए जो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट समझना है, उसके लिए अभी इतना ही सफिशिएंट है। तो सारे के सारे हम एक्सपेंसेस शो करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस एक्चुअली में दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए हैं, एक ऐसे जो करंट टाइम पीरियड से रिलेटेड है, और एक ऐसे जिनका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलता है, राइट। तो जो हमारे वन अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हैं वो तो यहां पर दिखा देंगे 100%, सारे के सारे, कोई इशू नहीं, यहां पे दिखा दो। इसी टाइम पीरियड से रिलेटेड तो हैं, उसका बेनिफिट इसी टाइम पीरियड में तो मिला है, तो यहां पर दिखा देंगे। लेकिन ऐसा कोई भी एक्सपेंस, यानी कि इसी को बोलते हैं बच्चे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंसेस, इसको ही बोला जाता है। और जो मैंने कहा जिसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मुझे मिलेगा, वो होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही कहा जाता है फिक्स्ड असेट्स। वो यहां पर आएंगे बैलेंस शीट में। जैसे कि मैंने कहा था, मैंने 50,000 का एक कंप्यूटर लिया, तो 50,000 का कंप्यूटर लिया, तो वैसे वो कहां पर आएगा, बैलेंस शीट में। पर क्या करना होगा, इसमें से मुझे 10,000 रुपीज, अगर मैंने इस साल भी कंप्यूटर का यूज किया, तो 10,000 रुपीज मुझे यहां पर शिफ्ट करना होगा, राइट। और अपने पास से 10,000 यहां से माइनस करके मेरे को यहां पे 10,000 माइनस करके 40,000 रुपीज के नेट असेट्स दिखाने होंगे 50 की जगह, क्योंकि 10,000 रुपए की असेट्स का यूज तो मैंने इस साल में कर लिया। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब क्या होगा, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, जो भी इसका नाम होगा, कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, कुछ भी। तो डेप्रिसिएशन मेरे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि मुझे वहां फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालनी है। अब मेरे प्रॉफिट जो है वो एक्यूरेट निकलेंगे। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अगर मैं अगले साल की बात करूं, अगले साल में यहां पर ये जो मेरे पास कंप्यूटर था, ये 40,000 रुपीज का ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा था। इसमें से मैं फिर से 10,000 ट्रांसफर कर दूंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको मैं करंट ईयर का एक्सपेंस मान लूंगा और बोल दूंगा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। और उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उसके नेक्स्ट ईयर अगेन यहां पर मैं अपने पास कंप्यूटर शो करूंगा, 30,000 रुपीज माइनस 10,000 रुपए, 20,000 मेरे कंप्यूटर की कॉस्ट बच गई है। और ये 10,000 फिर से कहाँ ट्रांसफर कर दिए मैंने, फिर से मैंने ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट या
लॉस अकाउंट में। उसके नेक्स्ट ईयर फिर से यहाँ पर 20,000 माइनस कर दूंगा 10,000, असेट्स की वैल्यू बच गई 10,000 और 10,000 रुपये प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में आ गई। और उसके नेक्स्ट ईयर 10,000 रुपये मेरी असेट्स की वैल्यू है, यहाँ से 10,000 रुपये फिर से ट्रांसफ़र कर दिए प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में एज एन डेप्रीसिएशन। अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली ये 50,000 रुपये पूरे के पूरे जो कि मेरे 5 सालों के लिए खर्चा था, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बट थोड़ा सा मैनेज करना, सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि वो 50,000 रुपये अल्टीमेटली तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आया है, बट 1 साल में ना आकर 5 सालों में टुकड़ों में आया, इंस्टॉलमेंट्स में आया, क्योंकि वो जो 50,000 का खर्चा मैंने किया था वो 5 सालों के लिए किया था। तो ये दिखाने का तरीका इस तरीके से होता है। जो मेरा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है बच्चे, ये 1 साल के लिए बनता है, करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। तो इसके अंदर 1 साल की ही सेल्स, 1 साल की ही परचेज और उसके बाद 1 साल से रिलेटेड, उसी टाइम पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं। क्लियर? जो बैलेंस शीट है हमारी, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की बनती है। बैलेंस शीट बेसिकली क्या दिखाती है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताते हैं, वैसे ही बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब उस बिजनेस की असेट्स क्या है, उस बिजनेस की लायबिलिटीज क्या है, उसके बेस पे एक तरह से बिजनेस की नेट वर्थ क्या है, किसी बिजनेस की औकात क्या है। अगर मैं एक पर्सनल एग्जांपल लेना चाहूँ, मान लो मुझे अपनी नेट वर्थ देखनी है, फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, तो जितनी भी मेरे पास असेट्स हैं, जैसे कि मान लो अगर मेरे पास घर है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास 2 व्हीलर है, मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है, मेरे पास टीवी है, मेरे पास कंप्यूटर्स हैं, तो इस तरह की जितनी भी असेट्स हैं, मतलब एक्चुअली में असेट्स जिसकी कुछ फाइनेंशियल वैल्यू है, अगर मैं उसको आज मार्केट में बेच दूं तो मुझे कुछ ना कुछ वहां से एक हैंडसम अमाउंट मिल जाता है, नेग्लिजिबल अमाउंट वाले को नहीं। मतलब मान लो जैसे मेरे पास ये शर्ट भी है, तो मैं कहूँगा शर्ट भी मेरी असेट्स है, क्योंकि इसका बेनिफिट मैं 1 साल से ज़्यादा के लिए ले सकता हूँ अगर मैं इस शर्ट को 1, 2, 3 साल तक चलाता हूँ, और जनरली चलाता भी हूँ। बट मार्केट में ये बिकेगी नहीं, बिकेगी तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में बिकेगी। तो इसकी बात नहीं, जो भी हमारी अदर एसेट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल टर्म में कुछ कंसिडरेबल वैल्यू हमें मिल जाती है, तो वो मेरी असेट्स है। ऐसे ही अगर मेरे ऊपर कुछ लायबिलिटीज़ हैं, मैंने कहीं से कुछ पैसे उधार लिए हुए हैं, मैंने कुछ बैंक से कोई लोन लिए हुए हैं, तो वो सारी मेरी लायबिलिटीज़ हैं। तो असेट्स वर्सेस लायबिलिटी अगर मैं इसको देखूंगा तो ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बता देगी। इसको नेट करके फाइनली मेरी नेट वर्थ क्या है मुझे वो पता चल जाएगा। तो बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की एक पर्टिकुलर डेट पर। जब से भी बिजनेस स्टार्ट किया तब से लेकर आज की डेट तक पूरा होल, वो एक अकाउंटिंग पीरियड का नहीं होता, 1 दिन, 1 महीना, 3 महीने, ऐसा नहीं होता। आज की डेट में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्लियर? आज की डेट में आपके पास क्या क्या असेट्स हैं, उसकी क्या वैल्यू है, आज की डेट में आपके पास क्या क्या लायबिलिटीज हैं, उसकी क्या वैल्यू है। अगर असेट्स ज़्यादा हैं तो आपकी जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव में आएगी, अगर लायबिलिटीज ज़्यादा हैं तो आपकी जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव में आएगी। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है, ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलता है, राइट? तो डिसीजंस लेने के लिए इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को, बैंक्स को इन स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बैलेंस शीट से किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देख पाती है, उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है या कितनी वीक फाइनेंशियल पोजीशन है,
अगर थोड़ा टाइम लॉकडाउन लग गया, बिजनेस नहीं चला, काम नहीं चला, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? क्या इतना बैकअप है उनके पास? क्या अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाएंगे बिना काम करवाए कुछ महीनों तक, कुछ साल तक? या फिर इतना बैकअप तो उनके पास है ही नहीं, वो तो 2 3 4 महीने की सैलरी दे पाएंगे और उसके बाद शटडाउन की पोजीशन आ जाएगी। तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, यहां से पता चलता है। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो हमारे बच्चे परफॉर्मेंस है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की परफॉर्मेंस रिजल्ट्स। जैसे कि आप एक क्लास में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो 1 साल आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपके एग्जाम लिए गए, रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट जो है वो आपका 1 साल का रिजल्ट है, आपकी 1 साल की परफॉर्मेंस है कि उस 1 साल में आपने कैसा पढ़ाई की, कैसा परफॉर्म किया। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों ही मेन स्टेटमेंट है, दोनों ही जरूरी स्टेटमेंट है, और किसी भी बिजनेस के लिए ये बेसिक स्टेटमेंट से चाहिए होती है। तो अब यहां से आप समझ रहे होंगे कि जो मैं एक्सपेंडिचर्स की बात करता था, तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो इस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, जिस टाइम पीरियड की फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो वो 100% एक्सपेंस आप इसी साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाने में कंसीडर कर सकते हो, करोगे ही। बट ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो सिर्फ और सिर्फ इस साल आपको बेनिफिट नहीं देगा, इस साल यूज नहीं करोगे, वो तो आप कई सालों तक यूज करोगे, तो उसको भी अल्टीमेटली यहां लाना होता है। बट वो लाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, वो बैलेंस शीट से घूमकर यहां पर पहुंचता है। बैलेंस शीट में पूरा आ जाता है और वहां से कितने साल के लिए है, कुछ टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में वो शिफ्ट होता जाता है हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अल्टीमेटली पूरा का पूरा अमाउंट, यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल है 50,000 रुपए, ये पूरा 50,000 रुपए अल्टीमेटली तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ ही गया, लेकिन 5 सालों में आया। क्लियर? तो इससे हमारे प्रॉफिट या लॉस जो है वो एक्यूरेट निकलते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल था जिससे हम ये समझ पाए कि हमें अपने एक्सपेंसेस को सेपरेट करना है, दो कैटेगरी में डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, कि वो जो एक्सपेंस है वो 1 साल के लिए है, यानी कि करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए है, या वो एक्सपेंस मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए है। तो उस बेसिस पे आप इसको सेपरेट कर दोगे और दोनों की सेपरेट जनरल एंट्रीज बनेगी। अगर मैं बात करूं जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, चलो थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, फिर हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनेगा, बट अगर आपको समझना है अच्छे से कॉन्सेप्ट को, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ेंगे। तो यहां से एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस भी कहा जाता है अकाउंटिंग फील्ड में। जनरल टर्म की बात नहीं कर रहा मैं, डिक्शनरी मीनिंग की बात नहीं कर रहा। अकाउंटिंग फील्ड के अंदर अगर बात बोली जाएगी एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का मतलब हम समझेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंस जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, जिस अकाउंटिंग पीरियड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालने की बातें चल रही है, जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है उसकी बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंस। अगर हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप कह सकते हो जो हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और फिक्स्ड असेट्स कहां जाती है? पहले ये बैलेंस शीट में जाती है और फिर डेप्रिसिएशन के रूप में अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में आ जाती है, धीरे धीरे करके उसकी लाइफ कितनी है उसके अकॉर्डिंग। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये तो जिस ईयर के हैं उसी ईयर में
आपका करंट फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकाल रहे हैं उसी ईयर में 100% आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आ ही जाते हैं। तो पहले ये समझेंगे, धीरे धीरे करके हम इसको और इन डेप्थ समझते चले जाएंगे। क्लियर? अब बात आती है कि एक टेस्ट, एक फैक्टर तो मैंने बताया टाइम पीरियड का, क्या एक ही फैक्टर है या और भी कुछ फैक्टर हैं जिसके बेस पे हम कैटेगराइज कर पाए? तो मेनली 4 टेस्ट हैं। वो 4 टेस्ट आप अप्लाई करोगे ये जानने के लिए कि वो एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है या कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। अब आई होप आप रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर को थोड़ा सा समझ गए होंगे। क्लियर? अगर मुझे जर्नल एंट्री बनानी हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, या फिर अगर किसी पार्टी से अभी एक्सपेंस की पेमेंट करनी है, उधार है, तो उसका नाम आ जाएगा, और बाद में जब पेमेंट करेंगे तो उसका नाम डेबिट कर देंगे, टू कैश या बैंक क्रेडिट कर देंगे। और बात आती है असेट्स की, तो जो भी असेट्स है उसका नाम असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, या फिर उधार में लिया है तो पार्टी का नाम। तो जो हमारा एक्सपेंस है अल्टीमेटली वो एक एक्सपेंस का लेजर बनेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में सीखने की बात है। और असेट्स जो है उसका एक सेपरेट लेजर असेट्स के नाम से ही रहेगा। तो ऑटोमेटिकली असेट्स के नाम का लेजर बैलेंस शीट की तरफ मूव कर जाएगा असेट साइड पे, और हमारा जो एक्सपेंसेस का लेजर होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, कुछ और टेस्ट जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जनरली 12 मंथ्स का है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा तो आपको पता चलता जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप विजुअलाइज कर पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को, कि कुछ खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली 100% पूरे चले जाने चाहिए, और कुछ एक्सपेंस डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में 100% नहीं डाल सकते, उसको हमें बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाते हुए वहां से इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर? और वो हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? अभी हमारा वाई ही चल रहा है कि क्यों हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो नाउ माय क्वेश्चंस आर, फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंस incurred in a particular accounting period will benefit only for that accounting period? क्या जरूरी है? या फिर कैन इट बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड? तो यहां आप ये देख पा रहे होंगे कि एक्सपेंसेस जो होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनका बेनिफिट ओनली एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, जिस अकाउंटिंग पीरियड में कि हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर। बट कुछ एक्सपेंस ऐसे भी हैं जिसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हमें मिलता है। एग्जाम्पल्स की भी बात कर लेते हैं। अगर मैंने कार परचेज की, कोई बड़ी मशीनरी परचेज की, बिजनेस के लिए ट्रक परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, बिल्डिंग परचेज की, इन सब का बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मुझे मिलेगा। और मैं बात करूं एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो हमारे ऐसे एक्सपेंस, जैसे कि मैंने सैलरी पे की, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी 1 महीने की, तो मुझे बेनिफिट कितने टाइम का मिलेगा? 1 महीने का। वो 1 महीने मेरे लिए काम करेगा, मैं 1 महीने उसकी सर्विसेज ले पाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 महीने का, 2 महीने का, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, कुछ रिफ्रेशमेंट मंगवाई जा रही है ऑफिस में, कुछ ट्रैवलिंग के, कन्वेंस के एक्सपेंस है, आपने ट्रैवलिंग की, सर्विसेज ली, काम खत्म। राइट? तो एक्सपेंसेस कैटेगराइज हो रहे हैं, तो इसीलिए यहां से दिखता है कि एक्सपेंसेस सारे एक तरह के नहीं होते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से
जो दो कैटेगरी बन रही है उसके हिसाब से हमें या तो 100% प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाने हैं अगर वो 1 अकाउंटिंग पीरियड के हैं, और अगर वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के हैं तो हमें उसको बैलेंस शीट के थ्रू ले जाना है। यानी कि अगर ये है तो आप इसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओगे, इसको असेट्स बनाकर बैलेंस शीट में डाल के उसके बाद डेप्रिसिएशन के रूप में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करना होगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंस इनकर्ड विल बी इनकर्ड फ्रीक्वेंटली रेगुलरली इन एन अकाउंटिंग पीरियड? क्या ऐसा जरूरी है कि जो भी एक्सपेंस होते हैं सारे एक्सपेंस इस नेचर के होते हैं कि वो रेगुलरली फ्रीक्वेंटली एक अकाउंटिंग पीरियड में बार बार होते ही रहते हैं? क्या सारे एक्सपेंस ऐसे ही होते हैं कि एक साल के अंदर वो बार बार कई बार होते रहेंगे, या फिर कुछ एक्सपेंस ऐसे भी होते हैं जो शायद कुछ सालों में एक बार होंगे? क्लियर? अगर कुछ सालों में एक बार होंगे एक्सपेंस और कुछ एक ही साल में बार बार होंगे तो फिर से हमें यहां पे कैटेगराइजेशन मिल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस तो एक साल के लिए बन रहा है। क्लियर? तो यहां पर आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई भी एक्सपेंस फ्रीक्वेंटली हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, बार बार हो रहा है एक ही साल में, जैसे कि आप सैलरी हर महीने दोगे अपने एम्प्लॉयज को, तो सैलरी का खर्चा रिकरिंग नेचर का है, रेगुलर। आप एक ही साल में कम से कम भी आपको 12 महीने तो 12 बार सैलरी देनी पड़ेगी, 12 बार रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल बार बार देना पड़ेगा, टेलीफोन बिल बार बार देना पड़ेगा। तो जो फ्रीक्वेंटली खर्चा होता है ये एक अलग कैटेगरी होगी। और कुछ ऐसे एक्सपेंस विच इनकर वंस इन मैनी ईयर्स, कई सालों में एक बार होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग परचेज करना। अब मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है, मान लो मेरा ये कैलकुलेटर की सेल परचेज का बिजनेस था। अपने बिजनेस के लिए मुझे एक शोरूम ओपन करना है, वेयर हाउस चाहिए या ऑफिस चाहिए, तो मैं बिल्डिंग परचेज करना चाहता हूं, बट मैं एक साल में एक अकाउंटिंग पीरियड में बार बार थोड़ी ना बिल्डिंग परचेज करूंगा, कई सालों में एक बार परचेज करूंगा। मुझे अपने यूज के लिए कुछ कंप्यूटर्स चाहिए, तो बार बार थोड़ा ना कंप्यूटर्स परचेज करूंगा। मैंने कई सालों में कंप्यूटर्स परचेज किए, अब वो कई साल चल जाएंगे। एसी परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ये भी एक्सपेंडिचर्स है, बट कैटेगराइजेशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इज इट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंस इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस? मतलब कि एक अलग बेसिस पर भी मैंने डिवाइड किया। ये आपसे क्वेश्चन है, क्या सारे एक्सपेंस मेरे बिजनेस में अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं? क्या ऐसा जरूरी है कि हर एक्सपेंस अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है? जैसे कि मान लो मेरे पास एक मशीन थी जिसमें 100 शर्ट्स बनती थी। क्लियर? तो मैंने एक मशीन और परचेज कर ली, तो पहले 100 शर्ट्स बनती थी, अब 200 शर्ट्स बनती है। तो अब क्या हुआ, मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई जो मैंने एक और मशीन परचेज की है। क्लियर? अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है इस एक्सपेंडिचर से। लेकिन क्या सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं, या कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे भी होते हैं जो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज तो नहीं करते, बट यस वो खर्चे जरूरी हैं अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए। यानी कि अब मैंने एक नई मशीन परचेज नहीं की, जो ऑलरेडी मेरे पास मशीन है उसको टाइमली सर्विस करवाया। सर्विस करवाना जरूरी है टाइमली, वरना अदरवाइज मशीन खराब हो सकती है। या फिर मान लो अभी 100 शर्ट्स बन रही हैं, अगर मैं टाइमली उसको सर्विस नहीं कराऊंगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। 100 की जगह 90 शर्ट्स बनेंगी, 80 शर्ट्स बनेंगी, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस भी हो सकती है। तो मैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करना चाहता हूं कि कम से कम 100 शर्ट्स इस मशीन से बनती रहें। इसके लिए मुझे नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, सर्विस करवानी पड़ेगी। तो यहां पर मैंने उस मशीन की सर्विस कराई, उसके लिए पैसे पे किए, तो ये एक अलग कैटेगरी का एक्सपेंडिचर हो गया। और एक नई मशीन परचेज की, ये एक अलग कैटेगरी का एक्सपेंडिचर हो गया।
अर्निंग कैपेसिटी एक खर्चे से बढ़ रही है, दूसरे खर्चे से अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरा ऑलरेडी एक घर बना हुआ है ग्राउंड फ्लोर, जहां 4-5 कमरे हैं, मैं रेंट पे दिया हुआ है उसको। उसमें कुछ पानी का इशू आ गया, प्लम्बिंग का इशू आ गया, कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया, तो मैंने प्लम्बर को बुलाया, वो ठीक कराया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो काम करवा लिया। तो ये काम मैंने करवाया, उसकी वजह से मेरा जो एक ग्राउंड फ्लोर है जहाँ से मेरे को कुछ रेंटल इनकम आती है, वो इनकम मेंटेन हो रही है, राइट। तो ये जो खर्चा हो रहा है ये मेंटेनेंस के लिए हो रहा है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है। तो ये मेरा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। बट अगर मेरा वो ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, मैंने उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना दिया और उसमें भी 5-6 कमरे बना दिए। अब जो मैंने पैसा खर्च किया सेकंड फ्लोर बनाने के लिए, उसमें 5 कमरे बने, अब ये मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देंगे। मैं और लोगों को रेंट पे दे दूंगा, मुझे और रेंटल इनकम आ जाएगी, तो मेरी रेंटल इनकम इंक्रीज हो गई। तो ये मेरा जो एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। क्लियर? अगर वो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है तो कैपिटल नेचर का है। तो यहां से मैंने 2-3 क्वेश्चंस पूछे। इन 3 क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक ही तरह के नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। और बिजनेस के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स 1 साल के निकालने हैं, इसके लिए जो एक्सपेंस मेरे मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है उनको अलग तरीके से डील करना होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको चेक करने हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कोई भी खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल है, तो ये जानने के लिए आपको ये मेन 4 टेस्ट हैं जिसको समझना होगा। और वो 4 टेस्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला टेस्ट है बच्चे आपका टाइम फैक्टर, जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या जो आपका खर्चा है वो आपका खर्चा, उसका बेनिफिट क्या एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, एक ही साल में बेनिफिट लेने के लिए है, या उसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड आपको मिल सकता है? टाइम फैक्टर। अगर उसका बेनिफिट आपको सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको एक्सपेंस कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 100%। लेकिन अगर वो खर्चा ऐसा है जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, आपने बिजनेस के लिए एक ट्रक परचेज कर लिया, अब ट्रक तो कई साल यूज करोगे, राइट, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी फिक्स एसेट्स बनेगा और वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स बनेगा। बट यस, इंस्टॉलमेंट में डेप्रिसिएशन के रूप में एवरी ईयर एक प्रेस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड अमाउंट ट्रांसफर होता जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हर साल उसको यूज तो कर रहे हो ना, उसके यूसेज के बदले एक अमाउंट शिफ्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सेकंड टेस्ट, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। यहां पर नेचर में किस बात पे बात करूं? फ्रीक्वेंसी के बेस पर। ऐसा कोई भी खर्चा जो रेगुलर, फ्रीक्वेंट, बार बार आपका होता है एक अकाउंटिंग पीरियड में, जैसे कि एग्जांपल रेंट बार बार देना, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, तो ये आपका रिकरिंग नेचर का है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो रिकरिंग नेचर का नहीं है, जो बार बार नहीं होता एक ही सालों में, कई सालों में एक बार होता है या साल में एक बार होता है, ये भी एक टेस्ट है जो आपको आइडिया दे देगा कि ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टेस्ट अप्लाई करोगे और वो एक टेस्ट अप्लाई करके आपने फाइनल डिसीजन ले लिया कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, ऐसा नहीं है। ये सारे टेस्ट, जो भी टेस्ट उस पर अप्लाई हो सकते हैं, वो सारे टेस्ट अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये एक्सपेंस हमारा किस साइड पे जा रहा है। तो दूसरा हमारा नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे कार परचेज करना, बिल्डिंग परचेज करना, फर्नीचर परचेज करना। अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है तो फर्नीचर परचेज करना असेट्स हो जाएगा। क्लियर? थर्ड, नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। ये बेसिकली काम आता है
कि हमारी जो परचेज है बिजनेस की वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, तो कौन सी हमारी परचेज मानी जाएंगी और कौन सी परचेज नहीं मानी जाएंगी। नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे कि मैंने कहा अगर मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, मैं फर्नीचर की सेल परचेज करता हूं, फर्नीचर में डील करता हूं, और मैंने फर्नीचर परचेज किया फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो अब ये फर्नीचर क्या होगा मेरा, ये फर्नीचर मेरी परचेज मानी जाएगी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ये तो लिया और बेच दिया, इसका तो मैं अपने लिए यूज या बेनिफिट नहीं लूंगा, ये तो लिया आगे बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। बट यस, अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस नहीं होता, मान लो मेरा स्टेशनरी का बिजनेस होता, स्टेशनरी परचेज करता हूं रीसेल के लिए, लेकिन मैंने फर्नीचर ले लिया अपने यूज के लिए, टेबल चेयर अपने यूज के लिए, और वो कई सालों तक यूज करूंगा, तो अब यहां पर क्योंकि फर्नीचर मैंने रीसेल के लिए नहीं लिया, अपने यूज के लिए लिया है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बनेगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा। इवन अभी मैं ये कहूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर हमारे पास ये एक्सपेंस भी हो सकता है, इसकी भी अभी थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे कि समटाइम्स इन टेस्ट से एक खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल हम उसको रेवेन्यू मानते हैं, उसकी भी बात करेंगे। आगे चलते हैं पर्पस ऑफ एक्सपेंस। जो आप खर्चा कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, ये है असेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो खर्चा असेट्स को मेंटेन करने के लिए है, अगर वो खर्चा असेट्स को मेंटेन करने के लिए है तब बच्चे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा करंट अकाउंटिंग पीरियड के। अगर वो खर्चा प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करता है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, तो वो हमारा बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये चार मेन टेस्ट हैं असेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाने के लिए। अलग टेस्ट हो गया पर्पस ऑफ एक्सपेंस, नेचर ऑफ बिजनेस, हमारी जो परचेज है उसको जानना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है और अदरवाइज कैपिटल कौन सा है, नेचर रिकरिंग नेचर है या नॉन रिकरिंग नेचर है, टाइम फैक्टर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, उनको हम क्लेम करते हैं वन रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में। और जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनको हम क्लेम करते हैं मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में, एक साल से ज्यादा। तो क्योंकि उसको हम करंट अकाउंटिंग पीरियड में क्लेम करते हैं, तो इसीलिए शो इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो भी हम अकाउंटिंग पीरियड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकाल रहे हैं वहां पर शो करेंगे। क्लियर? लेकिन जो हमारे ऐसे खर्चे हैं जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गए हैं, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए हैं, ये टाइम फैक्टर के हिसाब से आ गया, तो हम इसको कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और पार्ट ऑफ द अमाउंट विल ट्रांसफर टू द रेलिवेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ उसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है उस साल में, उसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, कौन सा मेथड क्या परसेंटेज, उसके बेसिस पर हम शिफ्ट करेंगे। बट यस, 100% एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे ही आएंगे, 100%, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा, तभी हमारी एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी या एग्जैक्ट लॉस हम निकाल पाएंगे। तो ये ट्रीटमेंट है, इस तरीके से ट्रीट करेंगे। आगे चलते हैं, एक फॉर्मेट के रूप में देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में दिखाए जाएंगे। किस तरीके से? इस तरीके से, परचेजेस हमारा एक्सपेंस बन गया, और उसके बाद रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सारे करंट फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंस हो गए। लेकिन जो आप देख रहे हो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये क्या होगा, ये हमने मशीन परचेज की होगी, उसका कुछ पार्ट जो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है वो शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही बिल्डिंग का एक पार्ट हमने शिफ्ट कर दिया। अब हम देखते हैं जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे, और बैलेंस शीट में इस तरीके से मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, कार, फर्नीचर, ये सारी की सारी अगर आप चीजें देख पा रहे हो
मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, कार, फर्नीचर। तो आप ये समझ पा रहे हो कि ये सारे के सारे खर्चे कुछ ऐसे हैं जो जिनका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस को मिलता है। या मैं रिकरिंग नॉन रिकरिंग की बात करूं तो एक बिजनेस के लिए ये जो बैलेंस शीट में आ रहे हैं ये नॉन रिकरिंग नेचर के, हर साल बहुत सारी कार, कंप्यूटर, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी परचेज नहीं करते जनरली, कोई भी एक बिजनेस जो इसमें डील नहीं करती। अगर इसमें डील करते हैं तो फिर वो चीज तो उसके लिए परचेज बन जाती है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। हमने टेस्ट भी देख लिए, ये सब भी देख लिया। अब बात आती है जो मैं आपको एक टेस्ट बता रहा था कि इफ आफ्टर अप्लाइंग द अबाउट टेस्ट एक्सपेंडिचर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो जो एक्सपेंडिचर है वो फॉल कर जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लेकिन स्टिल हमें उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेना होता है। ऐसा क्यों? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, पहले 2-3 एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं आपके सामने। मान लो मैंने एक अपने बिजनेस के लिए लॉक परचेज किया, ताला, लॉक कितने रुपए का? मान लेते हैं 200 रुपीज का लॉक परचेज किया। अब मैं टेस्ट अप्लाई करता हूं, क्या ये लॉक एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए यूज होगा या 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होगा? अब आप कहोगे सर 1 साल में भी खराब हो सकता है, बट जनरली एक लॉक 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए चल जाएगा। रिकरिंग नेचर है या नॉन रिकरिंग नेचर है? मतलब क्या मैं लोग बार बार परचेज करता हूं? एक शॉपकीपर है, उसको 2-3-4-5 लोग चाहिए होंगे, एक बार परचेज कर लेगा, काम खत्म। 1 साल में ये थोड़ा ना वो बार बार लोग परचेज करेगा, तो नॉन रिकरिंग नेचर का है। नॉन रिकरिंग नेचर है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, तो हमें दिखा रहा है कि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनना चाहिए, राइट? लेकिन क्या इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना चाहिए? देखो होगा क्या रेवेन्यू या कैपिटल से। अगर मैं इसको रेवेन्यू नेचर का मानता हूं तो एक ही साल के प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा 200 रुपए। लेकिन अगर मैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानता हूं तो ये एक ही साल में 200 रुपए यहां पर नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये मान लो कि इसकी लाइफ मैंने कहा 3 साल है या 4 साल ले लेता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, 4 ईयर्स है। तो पहले साल 50 रुपए ट्रांसफर होगा, ये 200 रुपए मेरी असेट्स बन जाएगी, 50 रुपए डेप्रीसिएशन, अगले साल फिर 50 रुपए, अगले साल फिर 50 रुपए, अगले साल फिर 50 रुपए। अल्टीमेटली चाहे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानो चाहे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानो, अल्टीमेटली तो पूरा अमाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आना ही है। बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें 100% एक ही साल में आ जाता है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो वो असेट्स बन जाता है और टुकड़ों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो ये 2 ऑप्शन आते हैं कि 200 रुपए एक ही बार ले जाएं या 50-50 रुपए करके 4 बार ले जाएं। एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने कहा मैंने एक पेन परचेज किया। अब जनरली पेन परचेज किया, पेन तो आप यूज करोगे और एक ही साल में आप उसको यूज कर लोगे, उसका बेनिफिट ले लोगे। मान लो मैं कहता हूं कि ये पेन मैं बहुत कम यूज करता हूं, महीने में 1 बार सिग्नेचर मारता हूं और बस काम खत्म। तो ये पेन मेरा 1 साल से ज्यादा चल सकता है, 2 साल चल सकता है, 3 साल चल सकता है। अब क्योंकि ये 2-3 साल चल सकता है तो मैं कहूंगा बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मैंने ले लिया। अब मुझे पेन बार बार लेने की जरूरत भी नहीं है, मैं 2-3 साल में 1 बार परचेज करता हूं, नॉन रिकरिंग नेचर। अगेन अब उस हिसाब से तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बन रहा है। मान लो ये 100 रुपए का है और ये मेरा 2 साल चलता है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन, रेवेन्यू मान के पूरा 100 रुपीज एक ही बारी में ले जाऊं प्रॉफिट एंड लॉस में, या टेस्ट अप्लाई करके ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बन रहा है तो असेट्स में दिखा के 50-50 रुपीज 2 सालों में लेकर आऊं। एक और एग्जांपल, मान लो मैंने पानी पीने के लिए एक बोतल परचेज की, बोतल परचेज की से 200 रुपीज की। अब बोतल यूज करना चाहूं तो मैं उसको 1 साल से ज्यादा यूज कर सकता हूं, 2 साल 3 साल यूज कर सकता हूं।
और हो सकता है 1 साल में खराब भी हो जाए, है ना। तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिस पे अगर आप टेस्ट अप्लाई करो तो आपको ये लगेगा कि नहीं, ये आइटम तो 1 साल से ज्यादा चल सकती है, बट स्टिल हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। क्यों? मतलब मैं इसको अपनी असेट्स में नहीं दिखाऊंगा कि मेरी एक लॉक है, ताला है जो मेरी असेट्स है, मेरे पास एक पेन है जो मेरी असेट्स है, मेरे पास एक बोतल है जो मेरी असेट्स है। नहीं, ऐसा नहीं दिखाऊंगा। 100-200 रुपए की असेट्स थोड़ा दिखाता रहूंगा मैं। बाकी असेट्स मेरे पास कंप्यूटर है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है जो कई हजारों में या लाखों रुपए में है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, मैं अपनी पर्सनल नेटवर्थ देख रहा हूं, तो मैं इस शर्ट, जो मेरी ये शर्ट है, इसको मैं अपनी एसेट्स नहीं मानूंगा। चाहे मैं इसको 2-3 साल यूज कर सकता हूं, बट स्टिल नहीं मानूंगा, क्योंकि जब मैं इसको बेचूंगा इसकी बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो अगर आप लोग को मार्केट में बेचोगे, सेकेंड हैंड को, पेन को बेचोगे, बोतल को बेचोगे, पता नहीं बिके भी या नहीं बिके, और क्या पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं। तो इसीलिए इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। अब बात आती है, सर कोई अमाउंट की इसके अंदर कोई लिमिट है कि हम एक अमाउंट 5,000, 10,000, 20,000 रुपये बोल दें कि उससे कम का खर्चा है तो रेवेन्यू बना ले, उससे ज़्यादा का कैपिटल बना ले? ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये डिसीजन मैनेजमेंट का होता है, जो भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स के होते हैं उनका डिसीजन होता है। बाकी सब चीज़ों को देखते हुए, बिजनेस का लेवल क्या है उसको देखते हुए कि ये हमें इसे रेवेन्यू मान लेना चाहिए या कैपिटल मान लेना चाहिए। और ये हमें अलाउ कर देता है हमारा मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हुए भी, मतलब वो टेस्ट से कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हुए भी हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, छोटा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो भी हमारा, हम जिस पर डिसीजन ले रहे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मटीरियल है। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मटीरियल है, कि सामने वाले पर्सन का डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है, डिसीजन चेंज कर सकता है, तो उसको कहते हैं मटीरियल। बट कोई भी हमें जो डिसीजन लेना है, वो डिसीजन हम ऑप्शन 1 चूज करें या 2 चूज करें, उससे सामने वाले के डिसीजन पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे केस में कहते हैं ये इममटीरियल है, सामने वाले का डिसीजन चेंज नहीं करेगा। मतलब मान लो कि मेरे पास और असेट्स हैं, कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के हैं, वो असेट्स में शो हो रही हैं। अब वहां पर मैं लोग, पेन, बोतल दिखा दूं कि मेरे पास ये भी असेट्स हैं, तो जो मेरे प्रपोज इन्वेस्टर्स हैं, बैंक्स हैं, ये सब पढ़ेंगे, कहेंगे यार क्या ये लोग, पेन, बोतल को अपनी एसेट्स बता रहे हैं, तो क्या औकात होगी इस कंपनी की, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे केस में लोग को मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, पहला ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन, लोग को मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया और मैं 4 इयर्स में इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लाने का डिसीजन लिया, तो इन दोनों ही केस से मेरे जो सामने वाला पर्सन है, जो डिसीजन मेकर है, उसका डिसीजन इस छोटे से पॉइंट को लेके चेंज नहीं होगा। मतलब एक इन्वेस्टर है जिसने मेरे फाइनेंशियल स्टडी की, एनालाइज की कि कौन इसके डायरेक्टर हैं, फ्यूचर में क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, पिछले लास्ट 5 सालों की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, बहुत सारी रेशोज होती हैं, पीवी रेशो है, अदर है, क्या इनकी रेशो आ रही है। उसके बेस पे उसने डिसाइड किया कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, मैं इसमें 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ। अब उसे पता चला कि इनके पास एक लॉक है, ताला है, जो वैसे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है, बट इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लिया। मतलब कि एक ही साल में 200 रुपये डाल दिए इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में, जबकि 50-50 रुपये 4 सालों में जाने चाहिए थे। तो नहीं, अब मैं इस कंपनी में 1 करोड़ इन्वेस्ट नहीं करूंगा। क्या उसका डिसीजन चेंज होगा? नहीं, उसका डिसीजन चेंज नहीं होगा। उसने इस छोटी सी चीज को लेकर थोड़ी ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट की है, उसने तो बहुत सारे बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे इन्वेस्टमेंट्स की है।
तो उसका डिसीजन चेंज नहीं होगा। क्लियर? इसी को बोलते हैं मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो ड्यू टू मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कुछ छोटे छोटे अमाउंट के एक्सपेंडिचर जो अदरवाइज तो आपको लग रहे होते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बनने चाहिए, बट स्टिल हम उसको रेवेन्यू मान लेते हैं फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना? बेटर प्रेजेंटेशन आएगी ना। या फिर हमारी एसेट्स में लोग, पेन, बोतल, पेंसिल, चार्जर, ये सब चीजें एसेट्स दिख रही हैं, ये बेटर प्रेजेंटेशन है। या फिर इनको यहाँ से हटा के, चाहे 2-3 सालों में बेनिफिट मिलना है इसका, बट इसको छोटे मोटे सारे निपटा के 2-3-5-7 हज़ार रुपए की होंगी, सारे के सारे को हम एक ही बारी में प्रॉफिट एंड लॉस में इसको क्लेम कर लेते हैं, तो वो बेटर प्रेजेंटेशन है। क्लियर? और इससे प्रॉफिट पे कितना फर्क पड़ेगा? कुछ एक 100, 200, 500, 1000, 2-4 हज़ार, 10 हज़ार रुपए का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही इममटीरियल है ये। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो टाइम फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज और ध्यान रखनी है, टाइम फैक्टर में हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होता है। टाइम फैक्टर तो है ही है, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होता है। तो एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते पढ़ते हमने इसके अंदर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसको भी हमने यहां पर समझ लिया। डिटेल में इसके बारे में तो अलग क्लासेस में ही पढ़ेंगे, यहां पर हम सिर्फ इसको टच कर रहे हैं ताकि आपको इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की अच्छे से नॉलेज मिल जाए। क्लियर? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे अभी हमने यहां पर ये क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल लिया था मैंने। अब देखो यहां पर जो मैंने सेल ली है, इस सेल को कमाने के लिए या इस इनकम को अर्न करने के लिए मैंने जो भी एक्सपेंडिचर्स किए हैं, चाहे परचेज को लेकर किए हो या और एक्सपेंडिचर्स किए हो, वो सारे के सारे सेल्स के अगेंस्ट दिखाने जरूरी है। इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? मतलब यहां पर अगर मैंने 1 साल की सेल ली है, 1 ईयर की, तो परचेज भी 1 ईयर की और एक्सपेंसेस भी 1 ईयर के, राइट? अब यहां पर मान के चलो कि मैंने सेल तो ली 1 ईयर की, बट एक्सपेंसेस ना कुछ ऐसे खर्चे थे जिसके लिए मैंने एडवांस पे कर दिया मार्च मंथ में। मार्च मंथ में मैंने कुछ एडवांस पे कर दिया, एक्चुअली में उसका अगेंस्ट सर्विसेज या गुड्स मुझे अगले साल मिलेंगे। तो अब ये बात आती है, हमने जो सेल यहां पे रिकॉग्नाइज की है, जो सेल हमने शो की है, वो है 1 साल की, 12 महीने की। और एक्सपेंसेस के अंदर कुछ खर्चा ऐसा है जो कि अगले साल से रिलेट करता है। तो अगर वो अगले साल से रिलेट करता है तो उसको हटाना पड़ेगा, मैच नहीं होगा। इस सेल को अर्न करने के लिए आप जो भी खर्चे कर रहे हो, जब तक वो खर्चों को उस सेल के अगेंस्ट में क्लेम नहीं करोगे, तब तक आपके एक्यूरेट प्रॉफिट्स नहीं निकलेंगे। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसका अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने 10 पेन सेल किए, 100 रुपीज का एक पेन था, सेल होगी 1000 रुपए की। मुझे ना एक पर्सन को कमीशन देनी होती है, एक पर्सन है उसको कमीशन देनी होती है पर पेन 5 रुपए, राइट? अब अभी तक मैंने उसको 5 पेन पर कमीशन दी है, 25 रुपए मैं उसको दे चुका हूं, अभी 25 रुपए दिए नहीं है, 5 पेन पे कमीशन दिए 25 रुपए। मैं कहता हूं कि मैंने कमीशन 25 रुपए दे दी, तो यही मेरा एक्सपेंस है। बट यहां पर ना मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया। कैसे हो गया? अगर मैंने सेल 10 पेन की ली है, तो जब मैं एक्सपेंस लूंगा तो एक्सपेंस भी उस 10 पेन के लिए होने चाहिए, वेदर पेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट आपको लेने पड़ेंगे।
तो इसको मैच करवाने के लिए मैं कहूँगा कि 25 तो मैंने पे कर दिया, बट स्टिल 5 पेन पर 5 रुपीज़ मैंने पे करने हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है। तो पूरे 50 रुपये मेरे को यहाँ पर एज अ एक्सपेंस दिखाना होगा। इसी को बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैच करवाना। अब मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूँ थोड़ा सा। 10 पेन ही सेल किए, ये एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 2 लेता हूँ। 10 पेन ही सेल किए, लेकिन जो कमीशन एजेंट था उसको कुछ पैसों की जरूरत थी। उसने कहा एक काम करो, जो मेरी कमीशन बनती है वो तो दो, और मेरे को ना 50 रुपये और एक्स्ट्रा दे दो, मुझे जरूरत है, आगे एडजस्ट कर लेना। तो वो हमसे 100 रुपये ले गया। तो हमने कहा 100 रुपये हमने दे दिया, तो 100 रुपये मेरा एक्सपेंस हो गया। इसको करंट फाइनेंशियल पीरियड में 100 रुपये एक्सपेंस शो करो, दिखाओ। अब बात आती है मैचिंग कॉन्सेप्ट की। 10 पेन सेल हुए, तो ये जो इनकम है, ये जो सेल है, ये 10 पेन की है। अगर ये 10 पेन की सेल है तो इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट में एक्सपेंस जो आप शो करोगे वो भी इस 10 पेन पर जितना बनता है उतना ही शो करना होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। नहीं तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट डिस्टॉर्ट हो जाएगा और हमारे प्रॉफिट या लॉस एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ये करना होगा कि इसमें 5 पेन, टोटल 10 पेन है ना, 5 रुपीज ईच, यानी कि 50 रुपीज टोटल कमीशन बनती है, बट मैंने 100 पे कर दिया। तो मुझे अपने एक्सपेंस में 50 माइनस करके 50 रुपीज ही करंट ईयर का एक्सपेंस दिखाना होगा। तो ये जो 50 रुपीज हैं ये मेरे क्या बन जाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो फाइनल अकाउंट्स का, तो ये मेरे प्रीपेड एक्सपेंस बन जाते हैं और ये मेरे असेट्स में चले जाते हैं, तो ये माइनस हो जाते हैं। तो एक्यूरेट प्रॉफिट्स निकालने के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखना है। तो ये थी मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात। तो अब हमने काफी हद तक इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो अब हम बात चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ये भी जरूरी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले कुछ ट्रू और फॉल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है जिसपे कुछ ओवरऑल एक्सपेंस लगे हैं। ओवरऑल एक्सपेंस एक ऐसे एक्सपेंस हैं, मान लो कोई भी आपकी असेट्स है, रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए कुछ खर्चा किया। ओवरऑल एक्सपेंस एक बड़ा खर्चा किया ताकि आप अपनी असेट्स को रनिंग कंडीशन में ला पाओ। क्लियर? तो देखो यहां पर आपने एक असेट्स परचेज किए, सेकेंड हैंड मशीन है चाहे वो, बट आपने सेकेंड मशीन परचेज की है। तो जब भी कोई असेट्स परचेज करते हैं, जो असेट्स परचेज करने की कॉस्ट है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही है। यहां पर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो ओवरऑल एक्सपेंस हुए इसकी बात कर रहा है वो, जो ये हमारे ओवरऑल ये वाले एक्सपेंस हुए हैं इसकी बात कर रहे हैं कि ये बताओ ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। अब जनरली कुछ हमें ये रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस टाइप में लगते हैं, तो हम कहते हैं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। जब भी कोई असेट्स परचेज करते हैं, असेट्स की कॉस्ट या असेट्स अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उसे रनिंग कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा करना होता है, उस असेट्स को अपने पास लाने तक, उसको रनिंग कंडीशन, उसको यूज करने की कंडीशन में लाने तक जो भी खर्चा होता है वो सारा का सारा असेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, उसको कहते हैं कैपिटलाइज हो जाता है। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, अगर यहां मैंने ये सेकेंड हैंड मशीन परचेज नहीं की होती, मेरे पास ऑलरेडी एक मशीन चल रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसको मैं ठीक कराता, खर्चा करता, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। तो यहां पर जो की पॉइंट है कि ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बन रहा है, क्योंकि यहां पे सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की गई है। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी एसेट्स, उस पर कुछ भी आप खर्चे करते हो वो सारे के सारे कैपिटल नेचर के बन जाते हैं, उसमें ऐड हो जाते हैं। क्लियर? इसका आंसर है फॉल्स। ये हमारा
कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसको वर्किंग कंडीशन में लाए, और वर्किंग कंडीशन में लाए तो अब हम उसका लॉन्ग टर्म तक एडवांटेज यूज ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू है मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस। आपके कुछ वर्किंग एक्सपेंस है, रेगुलर एक्सपेंस है, आप उसको रिड्यूस कर रहे हो। जैसे कि मान लो एवरी मंथ रेंट देना होता है, आपने कहा नहीं मैं एवरी मंथ रेंट नहीं देना चाहता, मैं ये खर्चा खत्म करना चाहता हूँ। तो आपने कहा एक काम करता हूँ, मैं अपनी शॉप परचेज कर लेता हूँ। पहले आपकी शॉप रेंट पे थी तो रेंट पे करते थे, अब रेंट आपका रिकरिंग नेचर का है, उसका बेनिफिट एक ही महीने मिलता है, तो इसलिए आपका वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन आपने डिसाइड किया नहीं मुझे अपने ये एक्सपेंस कम करने हैं, मैं अपनी शॉप परचेज करता हूँ। आपने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की कुछ रेगुलर एक्सपेंडिचर्स को खत्म करने के लिए, तो ये भी आपका कौन सा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी आप ऐसा एक्सपेंडिचर करते हो जिससे कि आपके रूटीन की या जो आपके वर्किंग एक्सपेंस है वो खत्म हो जाते हैं, तो आप इसको कहते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होती है। False, money spent for reducing revenue expenditure would have generated long-term advantage. So this is capital expenditure. अगर आपके वर्किंग एक्सपेंस रिड्यूस हो रहे हैं तो क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपके वर्किंग एक्सपेंडिचर एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ना प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और प्रॉफिट्स अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा खर्चा जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की, और प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद कुछ आपको उसकी स्टैम्प पेपर, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करनी होती है, रजिस्ट्री करवानी होती है, तो वो आपने करवाया और कुछ लीगल फीस पे करनी पड़ी, तो वो लीगल फीस पे करना ज़रूरी है, राइट। एज पर रेगुलेटरी जो गवर्नमेंट है आपको पे करनी पड़ेगी, तभी आप उसके ओनर बन पाओगे, तभी आपके नाम पे रजिस्ट्री हो पाएगी। ओनरशिप राइट आपको वो पे करके ही मिलेगा। तो अब ये क्या है, ये हमारा ट्रू यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये खर्चा भी हम आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की है, एक असेट्स परचेज की है, उससे रिलेटेड है, उसी में ही ऐड होगा। जो लीगल फीस पे की है आपने प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, अकाउंटिंग पर्पस से जब अपनी बुक्स में आप इस प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करोगे तो इसके अंदर लीगल फीस, रजिस्ट्री की फीस भी ऐड करके टोटल वैल्यू आप रिकॉर्ड करोगे लैंड एंड बिल्डिंग में। तो लीगल फीस पेड टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ही ऐड करना होता है। इट इज इनकर्ड टू प्रोसेस द ओनरशिप राइट, अदरवाइज आपको ओनरशिप राइट नहीं मिलेगा। तो ओनरशिप राइट आपको मिल रहा है तो इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म उसका एडवांटेज लोगे, ओनरशिप राइट आपको मिल रहा है, प्रॉपर्टी है वैसे तो लॉन्ग टर्म है ही है, बट अगर आपको पैसा पे करने से पहले ओनरशिप राइट नहीं था बट अब मिल रहा है ओनरशिप राइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन। अब यहां मशीन नई परचेज नहीं कर रहे, एक मशीन ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, उसका कोई पार्ट खराब हो गया, हम एक नया पार्ट ले उसमें फिट कर दिया। तो पहले वो मशीन वर्किंग कंडीशन में थी, मान लो कि उस मशीन से 100 शर्ट बन रही थी, 100 शर्ट, एक पार्ट खराब हो गया, शर्ट्स बनना बंद होगी, मशीन चलना बंद होगी, वो पार्ट निकाला, नया पार्ट परचेज करके उसमें लगा दिया, मशीन चलना शुरू हो गई, पहले भी 100 शर्ट बना रही थी, अब भी 100 शर्ट्स बना रही है। तो ये असेट्स को मेंटेन करने के लिए हुआ, ये मेरी कोई अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा, जो पहले था वही हो गया, एक पार्ट खराब था उसको रिप्लेस कर दिया। तो इट्स नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस कॉस्ट है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। यहां पर क्या बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है रिपेयर्स करवाई, वाइट वॉश कराया। वैसे रिपेयर्स या वाइट वॉश जो है ना, वो हमें दिखता है कि रिपेयर्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है,
वाइट वॉश करवा लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ले लेते हैं। बट मतलब हम इसको समझते हैं कि ये नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस है बिल्डिंग की। बट यहाँ पे एक वर्ड है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड बिल्डिंग परचेज की है, चाहे न्यू बिल्डिंग बनाओ चाहे ओल्ड बिल्डिंग परचेज कर लो, आपके लिए तो वो एक न्यू असेट्स है। पहले आपके पास वो बिल्डिंग नहीं थी, अब आ गई, तो एक असेट्स इंक्रीज हो गया आपके पास, आपके लिए वो असेट्स है, न्यू की तरह ही ट्रीट होगी आपके लिए, चाहे वो सेकंड हैंड क्यों ना हो। तो एक असेट्स परचेज करते टाइम उसमें कुछ रिपेयर मेंटेनेंस कराई, वाइट वॉश कराया, ताकि वो उसको यूज करने की कंडीशन में ला पाए, उसको यूज कर पाए। तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ये उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड होंगी, क्लियर, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट्स। अगर मैं यही बोलूं कि ये मैंने परचेज नहीं की होती और मेरे पास एक ओल्ड बिल्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसकी रिपेयर करें, उसका वाइट वॉश कराया, तब ये मेरा नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस में आता। तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमने एक ओल्ड बिल्डिंग परचेज की है, क्लियर। उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा हुआ वो खर्चा किया, वो इसी कॉस्ट में ऐड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, expenses in connection with obtaining license for running the cinema is capital expenditure। यहां पर बात कर रहा है expenses incurred हुए हैं in connection with obtaining a license, एक लाइसेंस ऑब्टेन करना for running the cinema। हमने सिनेमा हॉल की बिल्डिंग तो बना ली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, लेकिन जब तक मेरे को लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक मैं सिनेमा नहीं चला पाऊंगा, मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा, कमेंस नहीं हो पाएगा जब तक कि मुझे लाइसेंस नहीं मिलता। तो लाइसेंस से मुझे एक राइट मिल जाता है अपने सिनेमा को चलाने का। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मुझे इससे एक राइट मिल रहा है अपने बिजनेस को चलाने का। अदरवाइज मैं अपना बिजनेस चला ही नहीं सकता था, स्टार्ट नहीं कर सकता था, क्लियर। तो ट्रू हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस लाइसेंस के बिना मैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता था। तो एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड टू ऑब्टेन द लाइसेंस इज प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस विच इज कैपिटलाइज, हमें इसे कैपिटलाइज करना होगा, क्लियर। आगे चलते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस, अगेन एक और लाइसेंस की बात आ गई, फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री, फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, अदरवाइज फैक्ट्री स्टार्ट नहीं हो पाएगी। लाइसेंस ऑब्टेन कर रहे हैं फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, अदरवाइज फैक्ट्री स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब ये क्या है बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्लियर। राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, ये लाइसेंस मुझे राइट देता है कि मैं बिजनेस चला पाऊंगा, राइट। बिना लाइसेंस के मैं अपना बिजनेस नहीं चला पाऊंगा, तो इसलिए ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट देखते हैं, 2000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट, एक जगह से दूसरी जगह इन्वेंट्री को शिफ्ट करना है, यहां से उठा के वहां रख दिया, तो क्या कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी, क्या कोई अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, कुछ नहीं। वही इन्वेंट्री थी, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दी, लोडिंग अनलोडिंग शिफ्टिंग, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे कोई मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, क्लियर। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन आगे कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, ये बताना है। रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वर चेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5,000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पर ये नहीं लिखा होता टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी, मान लो ये वर्ड नहीं होते फ्यूल एफिशिएंसी वाले, तो क्या बात होती, रिंग्स एंड पिस्टन लिए एक इंजन के लिए, चेंज की मतलब उसमें लगे होंगे, शायद खराब हो गए होंगे, चेंज कर दिए। तो पहले जो कंडीशन थी, पहले जो एफिशिएंसी थी, सेम एफिशिएंसी है, तो ये होता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जैसे ही वर्ड आ गया फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई इससे, फ्यूल एफिशिएंसी मतलब कि पहले हो सकता है, मान लो कोई भी एक कार का एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं 1000 रुपए का पेट्रोल उसमें डलवाता था, तो पहले 1000 रुपए के पेट्रोल में मान लो कि मैं 100 किलोमीटर चल पाता था एग्जांपल के लिए। अब भी मैं 1000 का ही पेट्रोल डलवाता हूं,
लेकिन मैं 100 की जगह 120 किलोमीटर चला जाता हूँ, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहूँ, अब मैं 800 रुपए के पेट्रोल में 100 किलोमीटर चल लेता हूँ, तो कुछ बेनिफिट हो गया, फ्यूल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है, मुझे बेनिफिट हो रहा है, इससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपेंस कम होगा, राइट। तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। किस वर्ड से? फ्यूल एफिशिएंसी की बात से। तो अगर कोई भी खर्चा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करे, एफिशिएंसी इंक्रीज करे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर? तो 5,000 रुपए जो खर्च किए हैं यहाँ पर, ये फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, जिसका हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। मनी डिपॉजिटेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL में मनी डिपॉजिट की। पहले होता था कुछ सिक्योरिटी के रूप में आप डिपॉजिट कर दो, नॉट इवन सिक्योरिटी, एडवांस के रूप में डिपॉजिट कर दो और उसके बदले आपको कनेक्शन मिल जाएगा, और जो पैसे आप डिपॉजिट करोगे वो आपके फ्यूचर में जो बिल्स आएंगे उन बिल्स के अगेंस्ट पैसा एडजस्ट होता चला जाएगा। से 8,000 रुपये दे दो अभी, और आपका एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ में बिल आएगा, और 500 रुपये या 1,000 रुपये हम हर बिल में एडजस्ट करते चले जाएंगे, राइट। तो दिस अमाउंट विल बी एडजस्टेड विद द एक्चुअल टेलीफोन बिल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये 8,000 रुपये ना एक्चुअली में एडवांस है, अगर अभी कुछ पैसा दे दिया वो आगे के बिल में एडजस्ट होगा, तो अभी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, जब वो बिल्स आएंगे, जो टेलीफोन का बिल आएगा वो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पैसा उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो एक तरह से ये फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए एडवांस देना हो गया, और एडवांस हमारी असेट्स माना जाता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये असेट्स में चला जाएगा, एज एन एडवांस जाएगा, नॉट अ फिक्स्ड एसेट्स, एज एन एडवांस करंट एसेट्स। मनी डिपॉजिटेड विद MTNL फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन ऑफिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। अभी ये एक्सपेंडिचर नहीं है, किसी को एडवांस दे दिया तो अभी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, जब फ्यूचर में बिल रेज होगा, सर्विसेज लोगे आप, तो वो जो बिल आएगा वो एक्सपेंडिचर है, ये पैसा उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, पैसा एडवांस चला गया। क्लियर? तो जब तक एडवांस है तो इसको हम असेट्स मानेंगे, और जैसे जैसे ये बिल के साथ एडजस्ट होता चला जाएगा, एडवांस कम होते होते जीरो हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। कैपिटल है या रेवेन्यू है? A factory shed was constructed at a cost of 1,50,000। फैक्ट्री का शेड बनाया, फैक्ट्री का शेड बनाया तो हमने क्या किया, a sum of ₹10,000 had been incurred in the construction of temporary huts। ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है इस तरह का, टेम्पररी हट्स बनाई फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। समटाइम्स आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ा घर बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो वहाँ पे साइड में ही एक छोटी सी एक झोपड़ी टाइप में बना दी जाती है, यहाँ पर हो सकता है कुछ लेबर या कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ रुक जाए, और जो मटेरियल आता है, मान लो सीमेंट आया, बाहर ना पड़ा हो, बारिश में ख़राब ना हो जाए, तो उसमें सीमेंट को रख लिया, या फिर और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, औजार होते हैं वो बिल्डिंग बनाने के लिए, वो सब भी वहाँ पर रखे रहते हैं, उस पर्पज़ से एक टेम्परेरी हट बनाई गई है। तो बात यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि 1,50,000 रुपये बताओ क्या है, नो डाउट 1,50,000 रुपये फैक्ट्री का शेड बन रहा है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फैक्ट्री का शेड एक बिल्डिंग का ही पार्ट है, वो अपने आप में एक बिल्डिंग ही है, उसको एज अ बिल्डिंग ही दिखाते हैं हम अपनी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे वो ये पूछ रहा है जो 10,000 रुपये इनकर हुए हैं टेम्परेरी हट्स के लिए, वो बताओ क्या है। जैसी बिल्डिंग कंप्लीट होगी उस हट्स को डेमोलिश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो जब भी कोई असेट्स बनाई जाती है, असेट्स बनाने के लिए उसके इंसिडेंटल, उससे जुड़े हुए जो भी खर्चे होते हैं वो असेट्स में ही ऐड होते हैं, राइट। तो यहां पर ये जो 10,000 रुपये की टेम्परेरी हट्स की कॉस्ट है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन, जो मेन कंस्ट्रक्शन है उसका पार्ट मानी जाएगी, बिल्डिंग का ही पार्ट मानी जाएगी। मैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स में जब इसको रिकॉर्ड करूंगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक जो भी खर्चा हुआ 1,60,000 रुपीज, 1,60,000 रुपये, तो ये कैपिटलाइज्ड होगा। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी हट्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग इज फिक्स्ड असेट्स व्हिच विल जनरेट एंड्यूरिंग बेनिफिट्स। बिल्डिंग तो फिक्स्ड असेट्स है,
जिससे कि हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट मिलेगी। और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स है ये इंसिडेंटल है मेन कंस्ट्रक्शन के, जुड़ा हुआ है। तो सच कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड विद कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कैपिटलाइज करना होगा। आगे चलते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन और है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हमने ट्रू फॉल्स भी देखे, कैपिटल है या रेवेन्यू है ये भी देखे। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, देन हमारा ये खत्म हो जाएगा। मनी स्पेंड ₹10,000 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पढ़ते ही माइंड में आता है कि ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड थोड़ा ना बेनिफिट मिलता है इसका। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, हमने यहाँ से मुंबई जाने के लिए टिकट बुक कराई, मुंबई गए, वापिस आ गए, काम जो करना था वो कर दिया, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट आगे पढ़ते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप्स अब्रोड, अब्रोड गया है फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। किस काम के लिए गया है? एक कैपिटल एसेट्स परचेज करने के लिए, एक एसेट्स परचेज करने के लिए, कोई बड़ी मशीन परचेज करनी होगी, उसको परचेज करने के लिए। अगेन, जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो उस एसेट्स से जुड़े हुए जो भी खर्चे हैं, उस एसेट्स को अपने पास लाने तक, फर्स्ट टाइम यूज करने तक जो भी खर्चा हुआ सारा का सारा कैपिटलाइज करना होता है, उसमें ऐड करना होता है। तो क्योंकि ये कैपिटल एसेट्स परचेज करने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अदरवाइज ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। ऑप्शंस कैपिटल, रेवेन्यू, प्रीपेड या फिर प्रीपेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर? एक एमसीक्यू और है, ये कर लेते हैं। इफ रिपेयर कॉस्ट इज 25,000 रुपीज, कुछ भी रिपेयर कराया 25,000 रुपए की कॉस्ट आई, व्हाइट वॉश कराया 5,000 रुपए की कॉस्ट आई, बोथ दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू प्रेजेंटली यूज्ड बिल्डिंग। नई बिल्डिंग नहीं है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, प्रेजेंटली यूज कर रही है, ठीक है। अगर नई बिल्डिंग होती तो कैपिटलाइज करते, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, हमने एक बिल्डिंग और बनाई भी है, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन, मान लो पहले ग्राउंड फ्लोर होगा, अब मैंने फर्स्ट या सेकंड फ्लोर बना दिया, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इज 2,50,000 एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम इज 20,000। और जब मैंने नई बिल्डिंग बनाई तो वहां पे कुछ इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी करवानी पड़ी और उस पर खर्चा आया 20,000 रुपये का। द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड, एक्सपेंस का मतलब जब भी मैंने आपको बताया, जब भी एक्सपेंस वर्ड यूज करेगा तो वो पूछना चाहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस कहते हैं। जब भी अकाउंटिंग में एक्सपेंस वर्ड यूज होगा तो आपको समझ लेना है रेवेन्यू एक्सपेंस की बात की जा रही है, या जब भी आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताना है तो आप एक्सपेंस कह सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहना है तो आप उसको फिक्स एसेट्स या एसेट्स का नाम दे सकते हो। तो एक्सपेंस यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस हैं 3 लाख रुपीज, 50,000, 30,000 या 2,70,000। अगर यहां मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताना है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? जो प्रेजेंटली बिल्डिंग यूज कर रहा हूं उस पे जो रिपेयर कॉस्ट और जो व्हाइट वॉश की कॉस्ट है, 25 प्लस 5,000, 30,000 रुपीज मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्योंकि जो मैंने बिल्डिंग एक्सटेंशन की है और जो नई बिल्डिंग बनाई उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कराई, नई बिल्डिंग की नई इलेक्ट्रिकल वायरिंग कराओगे तो वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में कुछ वायरिंग खराब हो जाती, मैं वहां पे रिपेयर करवाता, कुछ छोटा मोटा ठीक कराता, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता। लेकिन यहां पर वो बात कर रहा है जो नई बिल्डिंग की एक्सटेंशन हुई है उसकी बात कर रहा है। तो 2,50,000 प्लस 20,000, 270 यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 2,70,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 30,000 रुपीज हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
क्लियर। और क्वेश्चन में उसने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा था, तो 30,000 हमारा आंसर है। क्लियर। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पढ़ा। थोड़ा सा लंबी क्लास ज़रूर रही है, लेकिन आई होप कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ हमने कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को भी टच किया था, उस पर भी डिटेल में उन सब कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, उस पर भी डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तो आज के लिए बस इतना ही।